नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। आपका स्वागत है क्रैकर साइंस एकेडमी में। समय हो रहा है रात के 9 बजे और हम डिस्कस करेंगे आज मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमारे जो गरम दल हैं, उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा। अगर वो नहीं होते तो हमारा जो संग्राम है, हमें जो लड़ाई आज़ादी की, वो किस तरह से अलग होती। इस टॉपिक को हमने कवर करना चाहा है एक सवाल के ज़रिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लाते हैं आपके लिए रोज़ सुबह 5 बजे। हम लोग रोज़ सुबह 5 बजे लाते हैं आपके लिए डेली टारगेट। ये जो आपका टारगेट है ना, ये आपको मदद करता है पूरे दिन पढ़ाई करने में, क्योंकि आपको पता होता है कि आज आपको क्या पढ़ना है। ये पूरे दिन आपको किताबों में व्यस्त रखता है, आपके टारगेट अचीव करवाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस, लाइव क्लासेस तुरंत मिलें जब मेरी क्लास शुरू हो। सवाल है, विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो आपके गरम दल हैं, गरम दल के नेताओं का जो आपका योगदान है, उनको पूछा है कि विदाउट द योगदान ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो हमारा मूवमेंट होता, हमारा जो स्ट्रगल था, इट वुड हैव टेकन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पाथ। इसका रास्ता कुछ और होता, इसका रास्ता जैसा अभी हमारा है वैसा नहीं होता। तो ये आपसे उसने सवाल पूछा है। चरमपंथियों के योगदान के बिना जो हमारा संग्राम है, ये पूरी तरह से एक अलग पथ लिया होता। तो सिंपल सी बात है, इस सवाल में आपके जो पार्ट्स हैं वो समझिए। सबसे पहले बताएंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे आखिर वो थे कौन, जो गरम दल के लोग थे वो थे कौन। तो गरम दल एक रिलेटिव टर्म है। गरम तभी होता है जब कुछ ठंडा होता है ना। तो आप पहले गरम दल और नरम दल के बारे में बताएंगे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बारे में बताएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रो में आप जो मॉडरेट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद बताएंगे कि जो हमारे जो गरम दल के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका क्या योगदान रहा है। अब अगर उनका ये योगदान न रहा होता तो हमारा आंदोलन किस तरह से अलग होता, ये आपको बता देना है। क्लियर है। फिर आखिर में आपके उत्तर के कंक्लूजन में लिख देना है योगदान, जैसे कि इनका महत्व एक्सट्रीमिस्ट का। क्लियर है, मतलब समराइज कर देना है पूरे आपके जवाब को 2 लाइन में, बस समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना जो मूवमेंट है वो शुरू करते हैं। कांग्रेस के शुरुआती समय में इसमें 2 प्रोमिनेंट ग्रुप थे, इसमें 2 महत्वपूर्ण ग्रुप थे। पहला था नरम दल वालों का, मॉडरेट का, दूसरा था गरम दल वालों का, एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो मॉडरेट थे वो शुरू में डोमिनेट किया करते थे कांग्रेस को, और बाद में जो आपके गरम दल के नेता हैं उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया। जो गरम दल के नेता हैं उनका डोमिनेशन शुरू हुआ बंगाल का विभाजन था ना, वहाँ से। बंगाल के विभाजन के पहले मॉडरेट काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे और कांग्रेस पर उनका ही दबदबा था। यहाँ तक कि 1916 का जो आपका लखनऊ पैक्ट है, 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है, इसके साइन होते होते तक जो मॉडरेट थे इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व रहा है कांग्रेस पर। समझ गए। तो जो आपके मॉडरेट थे उन्होंने क्या किया, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमारे भारत में एक जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है उसकी प्रथा शुरू करी। मतलब कि हमको विरोध तो करना है, मगर विरोध करने का जो व्यवस्थित तरीका है ना, वो उन्होंने ईजाद किया, वो उन्होंने शुरू किया। वरना इसके पहले हमारे यहाँ होता क्या था, ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय मूवमेंट, जो किसान का मूवमेंट है वो सब होता था। ब्रिटिश तक हम लोग उतना पहुंच नहीं पाते थे, ऊपर की जो सरकार है वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। मगर जो मॉडरेट हैं इनमें से अधिकांश जो थे वो आपके ज़मींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, धनाढ़ लोग थे। उनका प्रभुत्व, जैसे कि उनका पहुंच था ब्रिटिश सरकार तक, तो वो वहां तक अपनी बात रख पाते थे। इन्होंने क्या कहा कि हमें हमारी जो डिमांड है वो हम पा लेंगे संवैधानिक रिफॉर्म के ज़रिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने के ज़रिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा था कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करो। दूसरे बार उन्होंने कहा था कि जो भारत से
जो पैसे का फ्लो हो रहा है, मतलब ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो रहा है, वो रोको। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल करो। तो ये सब जो आपके डिमांड थे वो पूरा करवाना चाहते थे संवैधानिक सुधारों के ज़रिए। उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट में भरोसा था, उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो हमारे साथ न्याय ही करना चाहती है, बस उनको पता नहीं है हमारी रियल स्थिति के बारे में। तो हमारी रियल स्थिति के बारे में उनको पता लगाने के लिए, उनको बताने के लिए वो क्या करते थे, प्रेयर भेजते थे, पिटीशन फाइल करते थे, और ज़रूरत पड़ी तो वो लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी करते थे। मगर इनका प्रोटेस्ट, इनका विरोध पूरी तरह से संवैधानिक हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ करता था। इन्होंने जो ब्रिटिश क्राउन है, महारानी है, उनके प्रति अपनी जो लॉयल्टी है, अपनी जो श्रद्धा है वो प्रकट की थी। उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने माना कि जो मूवमेंट है ये अभी लिमिटेड रहना चाहिए, इसमें जो जनता है इनका पार्टिसिपेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी तक तैयार नहीं है। जो आंदोलन है वो केवल मिडिल क्लास, जो आपका इंटेलिजेंसिया है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को पता है कि ज़रूरतें क्या हैं, हमें मांगना क्या है, और उनको मूवमेंट को चलाना भी आता है। मास जो हमारे जो जन सामान्य हैं उनको नहीं पता अभी कि कैसे करना है आंदोलन। एक तरह से वो सही भी थे, क्योंकि आपका 1900, जैसे कि इसमें देखो जो रॉलेट एक्ट था ना, रॉलेट एक्ट जब गांधी जी ने शुरू किया था, जब उन्होंने जनता को शामिल किया था, तो जनता पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को हिमालयन बलंडर कहा था। उन्होंने कहा था कि जनता को पहले सिखाने की ज़रूरत है, उसी के बाद उनको अहिंसा का जो ये शस्त्र है वो देंगे। तो इनका सोचना तो सही था कि चलो हमारा जो जनजीवन है, मतलब जो हमारा जो जनमानस है तैयार नहीं है, मगर इन्होंने एक गलती ये कर दी कि उनको शामिल नहीं किया। जनता तैयार तभी होगी ना जब उनको शामिल करोगे। अरे चाकू तेज कब होगा? जब तुम उसको रगड़ोगे तभी चाकू तेज होगा ना, रखे रखे तो होगा नहीं। तो जब आप जनता को मूवमेंट में शामिल करेंगे, उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तभी तो वो लोग तैयार होंगे, है ना। तो ये गलती इन्होंने करी, ये गलती गांधी ने नहीं करी। उन्होंने जनता को शामिल करना शुरू किया, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। समझ गए बात? अब ये तो हो गई बातें हमारे ठंडे दल की, नरम दल की। अब हम आते हैं गरम दल पर। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जो सीमाएं रही हैं नरम दल की, वो सीमाएं तोड़ी हैं हमारे गरम दल के नेताओं ने। फॉर एग्जांपल, ये जो गरम दल के नेता थे वो प्रोमिनेंस में आए, वो नज़र में आए जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसके विरोध में हमने जो आंदोलन किया, बंग भंग आंदोलन, उसमें ये नज़र में आए। चूँकि मॉडरेट की जो नीतियाँ थी, मॉडरेट के जो कदम थे, उतने सफल नहीं रह पा रहे थे, ब्रिटिश सरकार उनकी सुन नहीं रही थी, इसीलिए लोगों में गुस्सा खूब था। लोग कुछ करना चाहते थे, ये नहीं कि बस पिटीशन भेज रहे हैं वहाँ पे। जो आपके गरम दल के लोग थे ना, उनको एक जरिया दिया अपने गुस्से को इजहार करने का, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश चीज़ें हैं सबको जलाओ, एकदम स्वदेशी इस्तेमाल करो, नुकसान पहुंचाओ ब्रिटिश को इकोनॉमिकली। समझ गए? तो अब जनता के हाथ में पावर आया, शक्ति आई। पहली बात तो ये हुआ, अगर गरम दल नहीं होता तो क्या जनता में ये शक्ति आती? क्या जनता अपने गुस्से को इजहार कर पाती? मॉडरेट को शामिल तो करते नहीं, है ना। तो ये एक बड़ा अंतर आता। तो जब आप गरम दल वालों का कंट्रीब्यूशन समझ लेंगे तो इस टॉपिक का जो अगला टॉपिक है कि अगर वो नहीं रहते तो क्या होता, इस टॉपिक को आप आराम से उल्टा करके लिख देंगे। समझ लो ना। अगर आपने यहाँ पर कह दिया कि उन्होंने 3P की जो पॉलिसी थी, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये जो पॉलिसी थी, इसको छोड़ करके वो आगे की ओर बढ़े, वो पैसिव रेसिस्टेंस की ओर बढ़े। ठीक है ना। तो ये बातें हुई। फिर क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटिश के दिमाग में एक डर भर दिया, क्योंकि जो आपके हमारे क्रांतिकारी थे वो एक्सट्रीमिस्ट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसीलिए जब लाला लाजपत राय जी की जब मौत हुई, सैंडर्स का जो था ना प्रोटेस्ट, वो हमारा समन कमीशन वाला, तो हमारे क्रांतिकारियों ने बदला लिया उसका।
तो क्रांतिकारी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के काफ़ी नज़दीक थे, गाइड किया करते थे एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे हैं ना गरम दल के लोग, क्रांतिकारियों को। तो इससे जो ब्रिटिश प्रशासन है उनके मन में, उनके कलेजे में एक डर बैठा, इनसे डरने लग गए। अब जब डरेंगे तो उनकी बात मानेंगे भी आप, ठीक है। इन्होंने जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं, मतलब संविधान से बाहर के तरीके हैं, उसको उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। क्या किया? उन्होंने कहा असहयोग करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, आपके जो लॉ हैं उसको हम वायलेट करेंगे। क्लियर है? तो अपना जो रिजॉल्व है ये उन्होंने दिखाना शुरू किया। जो ब्रिटिश थे तब तक वो हमें समझते थे कि यार ये तो गुलगुल लोग हैं, इनको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है, इनको जो कहेंगे वो बात ये मान जाएंगे, है ना। तो हमको एक आज्ञाकारी के तौर पर देखा जाता था, हमको रूल्ड, मतलब कि वो मानते थे कि हम लोग शासन करने के लिए ही बने हुए हैं। समझ के बात? उनका हक है हम पर शासन करना, वो ऐसा मानते थे। मगर अब धीरे धीरे उनकी जो बात, उनका जो मन है बदलने लगे, उनको लगा कि नहीं, ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अब हम इन पर हो सकता है कुछ समय में शासन ना कर पाएँ। अगला ये है, उन्होंने सबसे पहले जो थे वो डिमांड किया स्वराज का। गरम दल वालों ने ही डिमांड किया स्वराज का। मॉडरेट वाले हमेशा चाहते थे कि हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही रहें और उनके शरण में हम फले फूलें। उन्होंने स्वराज का, इंडिपेंडेंस का डिमांड नहीं किया था। समझ गए बात? अरे कितना 1892 तक कांग्रेस का ये जैसे कि ये स्टैंड था कि उनके कुछ नेताओं का, उनका ये स्टैंड था कि हम लोग अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं, हमें पहले आज़ादी के लायक बनना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको फ्रीडम मतलब देनी चाहिए। तो 1892 में शायद इसको छोड़ दिया गया था, जो फिरोज शाह मेहता वगैरह थे ना, उन्होंने। जो आपके गरम दल वाले हैं उन्होंने किया क्या कि जनता को आंदोलन में शामिल किया। अगर गरम दल नहीं होता तो क्या जनता को शामिल करते? नहीं। जो आप स्वदेशी मूवमेंट था ना उसमें शामिल किया। तिलक जी चाहते थे कि हम इनको बाहर ले जाएं, जो गरम दल के लोग हैं ना वो चाहते थे कि हम आंदोलन को इन बंगाल के एरिया से बाहर ले जाएं। यहीं पर तो बात बढ़ी और 1907 में जो सूरत का था ना, सूरत सेशन, वहाँ पर हो गया स्प्लिट, कांग्रेस दो भागों में बट गया। उन्होंने जो प्रोएक्टिव भाषा है उसका इस्तेमाल किया, मतलब जो होता है ना गुस्से वाली भाषा, क्रांतिकारी भाषा, उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में, अखबारों में इसका इस्तेमाल किया। कई पत्रिकाएं बन गई जो हमारे क्रांतिकारियों को सपोर्ट करती थी, जैसे कि आज है, कल है, ये सब पत्रिकाएं। उन्होंने जो कई सारे फेस्टिवल हैं, जो खाने की जो चीज़ें हैं, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। मतलब आपके भीतर जो राष्ट्रवाद है वो जगाया। अगर गरम दल के लोग नहीं होते तो क्या ये होता? अगर गरम दल के लोग नहीं होते तो हो सकता था कि क्रांतिकारी भी नहीं होते और हो सकता था कि हमको आज़ादी बहुत ही देर में मिली होती। समझ गए? उन्होंने जो आत्मशक्ति है इसको प्रमोट किया। गांधी जी भी 1942 के आंदोलन में करो या मरो कह करके छोड़ दिए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पूरा जो मूवमेंट है वो केवल अहिंसक होगा, नहीं। उन्होंने आपको अपने तरीके से, आपसे जो होता है वो करने के लिए कहा था। यही था आपका करो या मरो। समझ गए बात? तो एक समय के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी था, इनका महत्व गांधी जी भी समझ गए थे। ठीक है ना? तो ये बातें हुई, ये कंट्रीब्यूशन हुआ किनका? हमारे एक्सट्रीमिस्ट का। इन्होंने गाँव को शहरों से मिला दिया, इन्होंने गाँव को आंदोलन से जोड़ दिया। अब क्या होता अगर आपके गरम दल के लोग नहीं होते? जो राष्ट्रवाद है वो जनता तक पहुंचता क्या? नहीं। नरम दल के लोग क्या बोलते थे कि नहीं, अभी तैयार नहीं है जनता। तो राष्ट्रवाद जनता तक पहुंचता ही नहीं, आंदोलन जनता तक पहुंचता ही नहीं। हम जो ब्रिटिश का ये जो, जैसे कि हमारा जो कैरेक्टर है, बेनेवोलेंट कैरेक्टर है, हमारा जो आज्ञाकारी कैरेक्टर है, वो ख़त्म नहीं होता ब्रिटिश की नज़रों में। हम हमेशा उनकी नज़रों में कमज़ोर ही बने रहते। जो ब्रिटिश को टेबल पर लाने में, मतलब कि आपने देखा था जो 1909 का जो काउंसिल एक्ट था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये तभी आया था जब इसके पहले क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थीं।
क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटेन को मजबूर किया कि वो ये सब रिफॉर्म ले करके आए, मॉडरेट का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ाएं और क्रांतिकारियों को साइडलाइन करें। अरे 1919 में आने वाला था, तब ही ना नरम दल वाले बोले कि नहीं नहीं, जो बंग भंग आंदोलन है इसको थोड़ा धीमा करो क्योंकि हमारे लिए रिफॉर्म आ रहा है। 1907 में क्यों अलग हुए नरम दल? क्योंकि वो सोच रहे थे ना कि जो रिफॉर्म आने वाला है उसमें हमको ब्रिटिश से कुछ अच्छा मिलेगा, हम ब्रिटिश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। समझ गए बात? सेम काम हुआ था 1919 वाले में, ठीक है ना। तो ब्रिटिश को खुश करने के लिए ये सब काम हुए थे। ब्रिटिश ने मॉडरेट का जो मनोबल है, मतलब कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मॉडरेट कांग्रेस में बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आपका जो गरम दल है उसका वैल्यू घटेगा, क्रांतिकारियों का वैल्यू घटेगा, है ना। तीसरा, जो हमारे यूथ हैं, नौजवान हैं, उनमें जो गर्व की भावना आई कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम केवल सहेंगे नहीं, हम केवल प्रेयर नहीं भेजेंगे, अगर बात नहीं मानोगे तो हम मारेंगे भी। समझ गए बात? तो ये सब नहीं आता अगर आपके गरम दल के लोग नहीं होते। तो जो हमारा पूरा मूवमेंट है, पूरा जो आंदोलन है ना, वो केवल इलाइटिस्ट होता, यहाँ पर केवल बड़े लोग ही होते, जनता यहाँ पर आती ही नहीं। अगर जनता नहीं आती तो जनता राजनीति से जैसे कि जो है ना, मतलब पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो पाती। अगर पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो पाती तो ये डेमोक्रेसी के रूप में डेवलप नहीं हो पाता। भारत आज़ादी पाकर के तुरंत डेमोक्रेसी अप्लाई करने वाला देश था जो बंटवारे को सहन कर रहा था। मतलब कि ऐसी कठिन परिस्थिति में जन्म लेने वाला एक ऐसा देश तुरंत डेमोक्रेसी अप्लाई कर दे, नहीं होता दुनिया में ऐसा। अगर हम लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते तो ये डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं बना पाते। हमारा देश कोई तानाशाह होता, कुछ और ही होता, जैसे कि चाइना में है, कुछ और अरब कंट्री है वहाँ पर है। समझे बात? डेमोक्रेसी जो है ना ये रेयर है हमारे यहाँ भारत में, और जो आसपास के इलाके देखो, अपने पाकिस्तान देखो, उधर का वेस्ट से देखो, दिख जाएगा। तो ये जो हम लोग सीखे हैं डेमोक्रेसी वगैरह, वो सब नहीं हो पाता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन पर। हमने जो बातें डिस्कस करी हैं अब तक के, इसको चुपचाप आप समराइज कर दो। क्या कहो? जो हमारे गरम दल के लोग थे उन्होंने सोशल बेस बनाया, मतलब आंदोलन में कौन लोग शामिल होंगे वो डिसाइड किया। आम जन शामिल होंगे, केवल अमीर लोग नहीं होंगे। इसी को बाद में गांधी जी ने भुनाया। जो आपके गरम दल के लोगों ने जो कैडर तैयार किया बंग भंग आंदोलन से, जो आपके बाद का जो आंदोलन था उनसे, जैसे कि तिलक का था ना होम रूल लीग, उनसे, तो इस कैडर को गांधी जी ने तो खुद इस्तेमाल किया था होम रूल लीग के जो लोग हैं उनको, है ना, लौट सत्याग्रह में। तो इसी तरह से जो जनता है, जो नौजवान है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ाया। इन्होंने क्रांतिकारी जो नेशनलिज्म है उसकी ओर वो मुड़े। ब्रिटिश को हमारी डिमांड मानने पर मजबूर किया और उनको वो लाए नेगोशिएशन टेबल पे, उनको हमने मजबूर किया हमको आज़ादी देने के लिए। समझ गए? तो ये थी बातें हमारी इस टॉपिक की, जहाँ डिस्कस किया हमने कि आपके जो गरम दल के जो हमारे लोग थे, हमारे जो नेता थे, उनका क्या महत्व रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और अगर वो नहीं होते तो क्या होता। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें थी हमारे आज की। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अब एक सवाल देखते हैं जो हमने दिया ना सर, आपने क्या किया है आप देखिए। आप में से अधिकांश लोगों के जो जवाब हैं वो मुझे थोड़ा सा जैसे कि जो होता है ना, मुझे एक चाहिए था कि आप एक्सट्रीमिस्ट को एक ब्रॉड टर्म के रूप में देखिए। आपने इंडिविजुअल नेताओं का जो कंट्रीब्यूशन है आपने वो बता दिया है। करना क्या था, एक्सट्रीमिस्ट ये करते थे, फॉर एग्जाम्पल तिलक जी ने ये किया, अरबिंदो घोष ने ये किया, इन्होंने ये किया। समझ गए? तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपको एग्जाम्पल के रूप में देना था, ना कि पॉइंट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा पॉइंट होता वो पॉइंट होता है ये कि हमने ब्रिटिश के मन में एक डर बना दिया। कैसे बना दिया सर? जो तिलक हैं, उनके आर्टिकल्स, उनके जो भाषण होते थे, उन्होंने बना दिया। ठीक है ना। फिर हमारे जो अरबिंदो घोष थे उनकी बातों ने, फिर जो और भी लोग आपके जो गरम दल के लोग हैं उनकी बातों ने, उनके कारनामों ने,
कर दिया, उनके मन में डर बना दिया। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो लिया है डर बना दिया, और इसको हमने एग्जाम्पल देकर के समझाया है। तो आपने क्या किया है, आपने एग्जाम्पल को ही पॉइंट बना दिया है, जो कि नहीं करना था आपको। बाल गंगाधर तिलक, देखो आपने जो तिलक के बारे में बताया है ना, ये आपका केवल एग्जाम्पल के रूप में देते और पॉइंट के रूप में आप लिखते, ठीक है ना, कि उन्होंने क्या किया था, ये बातें करी थी। समझ के बाद तो अधिकांश आपके आंसर मुझे ऐसे ही देखने को मिला कि विवेक चंद्र ने क्या किया है, अरबिंदो घोष ने क्या किया है, ये सब बातें। और आपको ऐसे नहीं लिखना है इतना रफ में, आराम से देखो इस तरह से लिख सकते हैं आप, इस तरह से लिख सकते हैं, मगर ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे आप नोट्स बना रहे हो कोई, थोड़ा फॉर्मल होकर के लिखिए, जैसे कोई गवर्नमेंट फाइल होती है, जैसे कोई आपका रिपोर्ट होता है, इस तरह से। आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो आपकी कला है, वो दिखाती है कि आप सोचते कैसा हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस तरह को थोड़ा सा मतलब ऐसा मत लिखिएगा, पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, इस तरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो आपके आंसर मतलब अधिकांश के आंसर में मुझे ये दिक्कत लगी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। अब करते क्या हैं, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वो वीडियो मिलेगा सुबह आपको 5 बजे आपके डेली टारगेट का, ठीक है। करना क्या है आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।